नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये चारों चैप्टर जो हमारा है वो बिल्कुल मतलब सही तरीके से समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप बच्चों के लिए स्कूल से गर्मी का छुट्टी हो चुका है 15 दिनों के लिए, और 15 दिन से पहले के जो सिलेबस हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया था तो वो हमारे समाप्त हो चुके हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम। अब हमारे जो है वो समर वैकेशन है और समर वैकेशन के बाद हमें चैप्टर 5 पढ़ना है। लेकिन आप सभी को पता है कि अभी हम बैठ के क्या करेंगे, तो हम अभी चैप्टर 5 की तरफ बढ़ेंगे और चैप्टर 5 को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 को अच्छी तरह से देखेंगे। और हो सकता है कि इसके भी 1, 2 या 3 पार्ट्स बन जाएं, क्योंकि जिस तरह से मैं इसे समझाता जाऊंगा उसी तरह से आपको इसको ध्यान से पढ़ते जाना है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 पार्ट 1। सबसे पहले जो है इसमें कह रहा है कि दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने ये डिसीजन लिया है कि जैसे हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे इसके बाद मैं आपको सिर्फ सिलेबस वाले जो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं उन पॉइंट्स के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपकी समस्याएं और ज्यादा जल्दी समाप्त हो जाए। आइए देखते हैं दक्षिण एशिया क्या है। ये क्वेश्चन में भी है, ध्यान समझिएगा कि ये हमारे सिलेबस में भी है कि दक्षिण एशिया क्या है। तो दक्षिण एशिया को ना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार 95 प्लस आपके नंबर होने चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो। 99% काम मेरा है आपको समझाने का, लेकिन 1% काम आपका भी रह जाएगा कि आपको खुद से भी सेल्फ स्टडी करना है और दिए गए वीडियो की जानकारी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बावजूद भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैंने आपको कई बार बोल रखा है, हर वीडियो में बताया है कि यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो ही बनाई जाएगी, जिससे आपकी समस्याएं समाधान हो जाएगी। हमारे लिए हर एक स्टूडेंट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक पूरा ग्रुप। आप समझ लीजिए कि आप एक सिंगल स्टूडेंट की परेशानी भी हमारे लिए मायने रखती है। इसलिए यदि आपको कोई परेशानी हो, किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की समस्या आ रही हो चैप्टर को समझने में, वो प्रश्न उत्तर हो, एमसीक्यू हो या चैप्टर से रिलेटेड नोट से संबंधित हो या किसी सब्जेक्ट के किसी अन्य तरीके से भी आपको परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए उसका समाधान जरूर लेके आऊंगा। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो है हमारा दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया को समझने में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर अभी तक के सभी चैप्टरों से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एज ए स्टोरी ये चलेगी। दक्षिण एशिया जो है वो विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समझिएगा कि जो दक्षिण एशिया, हम लोग किस महादेश में रहते हैं, हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, और इसमें अगर बात कर ली जाए दक्षिण एशिया का तो ये विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें शामिल 7 देश हैं। ये क्वेश्चन को समझिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल है तो आप वहां पे बताओगे कि दक्षिण एशिया में 7 देश शामिल है। आगे इसमें और भी देश जुड़े हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 7 देश कौन कौन से हैं? ये देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव। ये सब क्या है? दक्षिण एशिया के सदस्य देश हैं, जिनके लिए दक्षिण एशिया शब्द का उपयोग किया जाता है। वो 7 देश हैं। वो 7 देश कौन कौन है? वो 7 देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव। इन्हीं के लिए दक्षिण एशिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आ गया समझ में? बिल्कुल सही तरीके से समझना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण एशिया क्या है, जो आपके सिलेबस में भी है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दक्षिण एशिया क्या है, तो आप वहां बताएंगे कि दक्षिण एशिया एक विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसके अंतर्गत 7 देश आते हैं। उन 7 देश का नाम है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि ये जो हमारे 7 देश हैं, एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिनसे इन सभी देशों का बॉर्डर लगता हो, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और आपको पता है कि ये सब जो है हमारे पड़ोसी देश हैं और छोटे देश हैं। तो इन सब का जो बॉर्डर है ना वो हमारे भारत देश के साथ लगता है।
अब नया में क्या हुआ है कि इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जोड़ा गया है। इसमें क्या हुआ है कि अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जोड़ा गया है। तो याद है आपको कि दक्षिण एशिया में पहले कितने देश थे? पहले 7 देश थे और 2 देश और जोड़ दिया गया, तो कितने देश हो गए? 9 देश हो गए। तो कुल मिला के दक्षिण एशिया के देशों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई, 9। अब देखिए, दक्षिण एशिया के देशों के आपस में सहयोग मतलब हेल्पिंग नेचर और संघर्षों का दौर जो है वो चलता रहता है। अब एक जगह पर अगर बहुत सारे बर्तन रख दिए जाए तो उसमें खटर पटर चनर मनर होता रहता है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि दक्षिण एशिया के जो ये पहले के 7 देश और जो 2 देश बाद में आए हैं, ये मिला के हो जाते हैं 9 देश। और ये दक्षिण एशिया का जो देश है वो एशिया के पटल पे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इन नए 9 देश जो हैं, इनके अंदर सहयोग की भी नीति चलती है और लड़ाई की भी नीति चलती है। मतलब दोनों ये जो 9 देश हैं, ये आपस में एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं और कभी कभी आपस में विवाद भी कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। तो चीन जो है, अब यहाँ पे मैंने नोट के लिए आपको एक चीज बता रखा है कि चीन जो है, जो हमारा एक और पड़ोसी देश है चाइना, आप सभी जानते हैं, हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पूरे चाइना को अच्छी तरह से खंगाला है। अगेन आई रिपीट, अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो सही तरीके से देख ले, क्योंकि तभी आपको ये सारे चैप्टर समझ में आएंगे। तो चीन को ना दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। जो चीन है उसे दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। ये बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर मैं रिपीट करता हूं कि दक्षिण एशिया जो है वो विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला एक संगठन कह लीजिए, जगह कह लीजिए, वातावरण कह लीजिए, जिसमें शुरुआत में 7 देश थे। उन 7 देश का नाम लिखा हुआ है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव। लेकिन कुछ ही समय बाद इसमें 2 देश और जोड़ा गया, वो है अफगानिस्तान और म्यांमार। तो टोटल जो कुल देशों की संख्या हो गई वो हो गई 9। और चीन जो है उसे दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। इस तरह से आपने देखा कि आपका दक्षिण एशिया जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में भी आई होगी। अब बात कर लेते हैं दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति। अब दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग समझिएगा ध्यान से, ऊपर की तरफ हिमालय है, नीचे की तरफ समुद्र है, एक और तरफ हमारा समुद्र है। मतलब जो अगर मैं सीधा खड़ा हो जाऊं आपके सामने में, तो हिमालय एक तरफ से हमारी रक्षा करता है। मैंने इसके लिए यहाँ पे नोट्स में सारी बातें आपको दिया है कि उत्तर की विशाल हिमालय, जो उत्तर की तरफ विशाल हिमालय है, पर्वत श्रृंखला है। आप लोगों को पता है कि हिमालय जो है वो पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। किसकी बात चल रही है? तो दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति की बात चल रही है। भौगोलिक स्थिति कहने का यह मतलब है कि हम जिस देश में रहते हैं उसके अगल बगल में क्या है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर की ओर क्या है? विशाल हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और पूरब में मौजूद है बंगाल की खाड़ी। फिर से ध्यान से समझिए इसे। दक्षिण एशिया की अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप वहां पे बताएंगे कि हिमालय पर्वत जो है हमारे मतलब दक्षिण एशिया का जो जगह है उसके उत्तर की तरफ है। दूसरा है दक्षिण की ओर क्या है? हिंद महासागर है। पश्चिम की ओर अरब और पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी मौजूद है। यह इलाका एक विशिष्ट प्रकृति के क्षेत्र के रूप में भी नजर आता है। चारों तरफ इतनी सुविधाएं होने के बाद यदि हमारे जगहों पे एक ही मौसम हो वो विचित्र लगेगा। इसीलिए हिमालय पर्वत से ठंडी हवा का आना, दक्षिण हिंद महासागर से मानसून, बंगाल की खाड़ी से मानसून आदि का आना, तो ये हमारे इन क्षेत्रों में ना अलग अलग मौसम को प्रवाहित करता है। अलग अलग तरह के आपको मौसम इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह जो है एक विशिष्ट प्रकृति क्षेत्र के रूप में नजर आता है। कभी आप हिमालय के साइड जाओ तो आपको इतना शीतल ठंडा मजा आएगा ना, इतना अच्छा फील होगा आपको हिमालय। मेरे को जाना है, अभी तक मैं गया नहीं हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं एक बार हिमालय घूम के आऊं। तो ये हमारे भौगोलिक स्थितियां हैं किसके बारे में? दक्षिण एशिया के बारे में। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं।
यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे तो एक ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए समझना बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? ये भौगोलिक विशिष्टता जो है, ये जो हमारा बनावट है दक्षिण एशिया का, इस कारण से ही इस क्षेत्र में भाषाओं का भी अलग अलग संवाद आप सुनेंगे। जो हमारी भाषाएं हैं वो अलग अलग है। इन सभी क्षेत्रों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीति रिवाज में भी अंतर है। हमारी रीति रिवाज उनके रीति रिवाज से काफी डिफरेंट है इन सब में। और यही जो है एक अनूठापन है। मतलब अनूठापन हम अच्छे भाव में कहते हैं। मतलब बहुत ही जब कुछ अच्छा हो तो कहते हैं कि अनूठा है, बहुत ही प्यारा है। तो ये इसी के लिए जिम्मेदार है, अनूठेपन का जिम्मेदार। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तक अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया गया। मैंने अभी आपको बताया था ना कि दक्षिण एशिया के देशों में जो शुरुआत के 7 देश थे, उन 7 देश के अलावा अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जोड़ा गया है। इन चीजों को याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है इस क्षेत्र की चर्चा में, मतलब कि अब जब हम दक्षिण एशिया की बात करेंगे तब क्या होगा, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी हम जोड़ेंगे और अफगानिस्तान और म्यांमार के बारे में भी बात करेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल देशों की संख्या जो है दक्षिण एशिया के अंतर्गत अब 9 हो गई है, क्योंकि 7 पहले था, 2 बाद में जुड़ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारी दक्षिण एशिया का भौगोलिक स्थिति है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण एशिया की राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था। हमारे दक्षिण के जो ये 9 देश हैं, इन 9 देश के अंतर्गत जो आता है राजनीति, जहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सत्ताधारी हैं, जो सुप्रीमो है देश के, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा शासन व्यवस्था कैसी है। शासन व्यवस्था में आपको याद होगा आज से 100 साल 200 साल पहले जाओ तो यहाँ पे राजतंत्र, अंग्रेजों का शासन, ये सब हुआ करता था। लेकिन अभी के समय में ज्यादातर देशों में लोकतंत्र का शासन आ गया है। मतलब कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही जनता के ऊपर शासन करेगा। ये सबसे अच्छी पद्धति इसलिए है क्योंकि जनता खुद के नेता का चुनाव खुद करता है, तो बाद में वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता कि भाई राजा ने ऐसे कर दिया, भाई सेना ने ऐसे कर दिया। कोई किसी ने कुछ नहीं किया। आपने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो प्रतिनिधि आपके ऊपर शासन कर रहे हैं और वो आपके भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि दक्षिण एशियाई के जो ये 9 देश हैं, जो 9 देश पहले 7 ही थे, बाद में 2 जुड़ गए, अफगानिस्तान और म्यांमार। ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में, मैंने पहले बोला है, 95 प्लस चाहिए। तो देखते हैं कि दक्षिण एशिया की राजनीति एवं शासन व्यवस्था कैसी थी, किन देशों में किस तरह की राजनीति थी। लोकतंत्र था, राजतंत्र था, अध्यक्षात्मक प्रणाली था। याद है क्लास 11th में हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली को पढ़ा था, तो आशा करता हूं कि वो चीजें याद होगी। अगर नहीं होगी तो मैं अभी समझाऊंगा, फिर से रिपीट, फिर से याद, और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में से एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। ये जो दक्षिण एशिया का हमारा देश है ना, जो ये 9 देश है ना, इसमें एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, एक जैसा राजनीति नहीं है, एक जैसे विचार नहीं है, एक जैसे लोकतंत्र का सरकार नहीं है। तो क्या है, पहले समझ लीजिए, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। मतलब यहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, कहीं राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली है। अनेक समस्याओं, मतलब बहुत सारी समस्याएं इनके बीच और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ। किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेज को ब्रिटेन भी कहते हैं, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रिटेन से जब हम आजाद हुए 1947 में, उसके बाद हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज चली है, वो क्या है? लोकतंत्र चली है। हम तब से अपने देश में अच्छे तरीके से लोकतंत्र को संभाल के रखे हैं, सफलतापूर्वक कायम है, चल रहा है। लोग भी खुश, हम भी खुश, नेता भी खुश और आप भी खुश। तो इस तरह से आपने देखा कि 1947 में जब से हमारा भारत आजाद हुआ है, तब से हमारे यहाँ क्या चल रहा है? लोकतंत्र चल रहा है। मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही हमारे ऊपर शासन करेंगे। और यही कंडीशन श्रीलंका के साथ भी है। एक अच्छी खबर यह है कि 1947 में हम आजाद हुए और 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ।
श्रीलंका के आजाद होने के बाद श्रीलंका में भी लोकतंत्र की ही सत्ता चली है अभी तक सफलतापूर्वक, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। 3 महीने पहले क्या हुआ है कि वहां पे ना अजीब सा वाकया होने लगा है श्रीलंका में, वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अभी आपने न्यूज सुना होगा कि श्रीलंका के लोग ना सड़कों पे उतर आए हैं अपने नेता के खिलाफ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के खिलाफ, क्योंकि वहां पे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। इतना सफलतापूर्वक काम कर रहा था श्रीलंका, बहुत ही अच्छा देश, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत, बहुत ही तगड़ी, टूरिस्ट प्लेस है, लोग बाहर बाहर से आते हैं उसके समुद्र के किनारों का मजा लेने। गोवा याद है ना, गोवा पे लोग क्यों जाते हैं? गोवा में जाते हैं समुद्र के किनारे बैठ के नारियल पानी पीने। ऐसा ही कुछ है हमारे श्रीलंका में भी, लेकिन अभी श्रीलंका में बहुत बुरा हाल चल रहा है। बहुत बुरा हाल चलने का मतलब ये है कि वहां की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई है, वहां के लोग परेशान हैं, वहां पैसे नहीं है, वहां पे वित्तीय संकट हो गया है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन आपका सिलेबस पुराना है, इसलिए इसमें ये चीज अब 2-3 महीने पहले बदला है, नहीं है तो हो सकता है आगे आने वाले समय में आपके बुक में जुड़ जाए। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको जानकारी दे देता हूं कि अब श्रीलंका की स्थिति जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। वहां का सत्ता बदल हो गया, मतलब जो सत्ता पे पहले लोग थे उनको बदल दिया गया, उनसे इस्तीफा मांग लिया, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। उनके पास, अरे वहां पे तो मैं रेट देख रहा था नवी न्यूज में, बड़ा आश्चर्य लग रहा था, दूध 1500 रुपए, पता नहीं कौन सा दूध बेच रहा है। इतनी किल्लत हो गई है सामानों का, भोजन के खाने वाले चीजों का, दूध का, राशन का, गैस का, तेल का। भाई साहब भारत ने मदद किया है, अभी बहुत सारे चावल गेहूं भेजे हैं वहां पे। तो ये सब, अब पड़ोसी देश है तो मदद तो बनता है ना, हम अपने पड़ोसियों का मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। इसी तरह से श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए हमने मदद किया है। तो देखिए अभी कहां से कहां चले जाते हैं हम लोग, इतनी बातें हो गई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समस्याओं क्या है कि अब इन समस्याओं के बावजूद भी भारत जो 1947 में आजाद हुआ, श्रीलंका जो 1948 में आजाद हुआ, इन दोनों देशों ने अपने यहाँ लोकतंत्र का प्रणाली अभी तक सफलतापूर्वक चलाया है। भारत और श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में हमेशा लोकतांत्रिक रहे हैं। मतलब कह रहा है कि भारत और श्रीलंका ही वो जो 2 देश हैं दक्षिण एशिया के अंतर्गत आने वाले इन 9 देशों में, जो 9 देश हैं उनमें हम ही कहने का मतलब है भारत और श्रीलंका ही 2 मात्र एक ऐसा देश है जिसके अंदर शुरुआत से ही हम क्या देख रहे हैं? लोकतांत्रिक सरकार देख रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की नेताओं का शासन है। क्या बताएं, ये दोगला देश है पाकिस्तान, इसके यहाँ क्या सत्ता चलेगा? इसके यहाँ तो हमको लगता है ऐसा कि जब से हमने होश संभाला है तब से यहाँ पे हमने सरकार देखा ही नहीं, हमने सिर्फ अदला बदली ही देखा है। कभी कोई है, कभी कोई है, कभी कोई है। यहाँ के तो प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं करने का मन होता है, साला इतना प्रधानमंत्री बदलता है। अभी फिर से बदल गया, इमरान खान को बदल के फिर से नवाज शरीफ के कोई क्या है वो सब आ गए हैं, पता नहीं इन लोगों का क्या है, बेड़ा गर्क है। सबसे पहले जानने योग्य बातें हैं जो हम जान लेते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश तो थोड़ा मोड़ा मेरे को पाकिस्तान से ज्यादा सही बांग्लादेश ही लगता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की सरकार है। देखिए अभी तक तो हमने लोकतंत्र के बारे में बात की है, लेकिन लोकतंत्र के अलावा पाकिस्तान में ना सैन्य शक्ति का भी शासन रहा है। हाँ, मिलिट्री का, सैन्य शक्ति कहने का मतलब है मिलिट्री। जैसे हमारे भारत में सेना है ना, अब सेना क्या करेगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटा देगा और कहेगा कि हम अब शासन करेंगे, और वो शासन करने लगेगा। तो वो शासन करेगा तो इसे हम सैन्य शासन कहेंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 ऐसा देश है जिसमें लोकतांत्रिक भी रहा है और सैन्य शासन भी रहा है। इसीलिए ना कभी सेना का जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री, जो लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें हटा देता है, कभी लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सैन्य शक्ति को कमजोर कर देते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा है कि 5 साल तक कोई सरकार चलाओ, जबकि प्रधानमंत्री तो 5 साल के लिए वहां चुने जाते हैं, नहीं चलता है। अभी फिर से तख्ता पलट हो गया, इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उनको पलट के फिर से दूसरा बना दिया, फिर कुछ दिन के बाद पता चलेगा तीसरा बना दिया। तो इसका मेन कारण है कि वहां पे सैनिक शासन करते हैं, सैन्य शक्ति है, सैन्य का वर्चस्व है, वहां पे जमींदारों का वर्चस्व है, पूंजीपतियों का वर्चस्व है। इसीलिए सरकार का तख्ता पलट अक्सर होता रहता है। आइए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया की राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था। अब समझिए इन चीजों को कि दक्षिण एशिया में अभी भी हम
राजनीतिक और शासन व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको भारत के बारे में बताया, श्रीलंका के बारे में बताया और पाकिस्तान के बारे में बताया, जो हमारा पड़ोसी और गंदा देश है। गंदा देश ही कह सकते हैं, हाँ गंदा देश ही है। भूटान में राजतंत्र है। अब राजतंत्र एक नई सुनने को मिल रहा है, तो इसे भी समझना जरूरी है। भूटान भी एक हमारा पड़ोसी देश है, जिसमें राजा के द्वारा शासन होता है। जी हाँ, ये वही राजा हैं, अकबर बीरबल वाली कहानी जो खिचड़ी पक रही थी ना पीछे, वही है। तो राजा का मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई संसदीय प्रणाली नहीं है, कोई विधायिका नहीं है, कोई कार्यपालिका नहीं है, कोई न्यायपालिका नहीं है। जो है बाबू हम खुद हैं, हम ही राजा, हम ही प्रजा, हम ही शासन, हम ही संविधान है। यही है भूटान का हाल। भूटान में क्या है कि राजा के द्वारा शासन होता है। वहां पे जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का वोट गिराना, मतदान देना, अपने प्रतिनिधि को चुनना, ऐसा कुछ नहीं है। भूटान में क्या है, राजतंत्र है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अभी के समय में वहां भी लोकतंत्र का जो है पद्धति अपनाया जाने लगा है। और आगे चल के कुछ ही समय बाद आपको यह सुनने में मिलेगा कि भूटान में भी लोकतांत्रिक सरकार हो गया, जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार हो गया। नेपाल में 2006 तक, ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है, अच्छा सा क्यूट सा देश है, क्यूट सा। लेकिन हाल फिलहाल में ये भी बहुत ज्यादा उछल रहा था चाइना के बल पे। स्वाभाविक सी बात है, वो क्या आता है ना, लोग कभी कभी अपना बाप बदल लेते हैं। क्या बदल लेते हैं? बाप बदल लेते हैं। इसके पापा हमारा भारत ही है, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के लिए इसने दूसरा पापा उधार ले लिया, वो था चाइना। तो चाइना के जो पापा इसने उधार लिया ना, तो इसमें चाइनीज कीड़े लग गए, ये उछलने लगा चाइनीज की सामान की तरह। तो आपको तो पता है चाइना का सामान का दो ही हंस रहे, चले तो शाम तक, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सॉरी क्या है ना, ऐसे देशों का मुहावरा भी क्या याद रखना। तो वही बात है, शाम तक ही चला उसका नया पापा। 2006 तक क्या था, ये संवैधानिक राजतंत्र था। यहाँ पे राजाओं के द्वारा शासन होता था। यहाँ पे मतलब बहुत सब, मेरे हिसाब से अगर कहिए ना, सबसे देर तक जहाँ पे राजाओं का शासन हुआ है वो नेपाल ही है। हाल फिलहाल तक यहाँ पे राजाएं होते थे। और मैं आपको क्या बताऊं, इनकी संस्कृति मेरे को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे गांव होता है ना, वो गांव ना थोड़ा पिछड़ा होता है, मतलब शहर की अपेक्षा अगर बात करें। हालांकि मैं भी गांव से हूँ, और ये चीज़ें मैं कंपेयर अगर करूं तो शहर के मुताबिक हम पिछड़े जरूर होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते कि उनसे मुकाबला ना कर पाए। समझ रहे हैं ना बात। तो 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, कहाँ, नेपाल में। और बाद में यहाँ पे लोकतंत्र की बहाली हो गई। इसकी एक लंबी कहानी है। यहाँ के राजा, यहाँ के माओवादी, यहाँ के जनता, यहाँ के सोशलिस्ट पार्टी, इन सभी के बीच एक त्रिकोणीय समकोण बन रहा था, बीजगणित बन रहा था, ट्रिग्नोमेट्री बन रहा था, अलजेब्रा बन रहा था। लेकिन वो त्रिकोणमिति था। एक तरफ राजा का सेना, एक तरफ जनता का सेना, और एक तरफ माओवादी। अब माओवादी है पढ़ना आपको आगे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं। माओवादी वहां की विचारधारा थी, उग्र लोग थे, ये गुस्सैल थे, मारपीट पे तुरंत उतारू हो जाते थे, तुरंत खंजर वंजर वो कुप्ती उप्ती निकाल के तैयार हो जाते थे। ये थे माओवादी विचारधारा के लोग। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। पहले तो समझ गए ना आपकी 2006 तक यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था, और बाद में यहाँ पे भी लोकतंत्र की बहाली हो गई। मतलब जनता के द्वारा शासन ही यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे कोली नाम के एक प्रधानमंत्री थे। अब देखिए अभी बुक में क्या लिखा हुआ है कि 2015 से अभी तक वर्तमान समय में, ध्यान से समझिएगा, 2015 से वर्तमान समय तक कोली का वहां पर प्रधानमंत्री थे। लेकिन मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि अभी 2021 में 14 जुलाई के आसपास वहां के प्रधानमंत्री बदल गए हैं, नए प्रधानमंत्री आ गए हैं। उन प्रधानमंत्री का नाम मैंने आगे अटैच कर दिया उनकी पूरी डिटेल्स के साथ, तो वो पढ़ेंगे। फिलहाल हम इन टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं। मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। अब यहाँ भी लोग थे, ले भाई, मालदीव भी राजा के अंदर था, सल्तनत था, एक समुदाय था। लेकिन क्या हुआ कि अब वहां पे भी लोकतंत्र की शासन स्थापित कर दी गई है। अब वहां भी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के माध्यम से ही वहां पे शासन को जारी किया जा रहा है। अब मेरे हिसाब से तो मैं आपको ये बता दूं कि लोकतंत्र समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र के ऊपर हम क्लास 6 से ही बात करते आ रहे हैं। फिर भी अगर दिक्कत होगा तो आपको पता है हमारा रामबाण दवा यही है कि आप कमेंट करें, नहीं आएगा तो बताएंगे, और क्या।
तो ये था हमारा दक्षिण एशिया की राजनीतिक शासन एवं शासन व्यवस्था। अब हम बात करेंगे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा। दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जो 9 देश हैं, इसमें अगर लोकतंत्र आया है तो इसका अनुभव कैसा रहा, कैसे लोग इसे लेते हैं, क्या यहाँ के लोग खुश हैं या नाखुश हैं, क्या लोग लोकतंत्र पसंद कर रहे हैं या राजतंत्र पसंद कर रहे हैं, या फिर इन दोनों को पसंद ना करके अध्यक्षात्मक प्रणाली पसंद कर रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। तो मैंने आपको बताना है कि दक्षिण एशिया के 5 देशों में, मतलब दक्षिण एशिया के जो 9 देश है उसमें से 5 देशों को चुना गया और यहाँ पे सर्वे करवाया गया, सर्वेक्षण, जनगणना करवाया गया उन 5 देशों में और पूछा गया कि आपको कौन सा चीज पसंद है, अध्यक्षात्मक प्रणाली, लोकतंत्र प्रणाली, राजतंत्र प्रणाली। तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, उन 5 देशों में से जन समर्थन में सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के बारे में बात आई है। सभी ने कहा कि नहीं, लोकतंत्र जो है वो सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, मुझे लोकतंत्र पसंद है। इन देशों में से हर वर्ग, हर धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू तो हम हिंदू ही लोकतंत्र को अच्छा मानेंगे। मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सबने मिलकर कहा है कि लोकतंत्र इज द ग्रेट पॉलिसी इन आवर कंट्री। मतलब लोकतंत्र से बढ़िया कुछ नहीं है, लोकतंत्र ही सबसे बढ़िया है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक जाति धर्म विशेष वर्ग के लोगों ने नहीं कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग जो हैं उन्होंने यही कहा कि लोकतंत्र बढ़िया है। अब देखिए, लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन भी करते हैं। अब देखिए, जो प्रतिनिधि हैं, संगठन हैं इन जगहों पे, वो लोकतंत्र का समर्थन भी करते हैं। इन देशों में इन मिथक को तोड़ दिया। मिथक कहने का मतलब होता है झूठी बातें, अफवाह, गलत सूचना। ध्यान से समझिएगा, मिथक का मतलब होता है झूठी बातें, अफवाह, गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसगाइड करना किसी भी चीजों को। तो लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही फल फूल सकता है। कुछ लोगों का मानना था कि जितने भी अमीर देश हैं उन्हीं देशों में लोकतंत्र फल फूल सकता है, लेकिन इन शब्दों को मिथक बनाया गया, झूठा बनाया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं, जो धनी लोग हैं और जिनका वो देश है उसी में लोकतंत्र फल फूल सकता है। आप गौर से देखिए कि हमारा भारत में भी लोकतंत्र है ना, हमारे भारत में, नेपाल में भी है ना, बांग्लादेश में भी है ना, और कहने को कह सकते हैं कि हाँ पाकिस्तान में भी है, लेकिन आपको तो पता है पाकिस्तान में क्या है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के अनुभवों से, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के अनुभवों से, लोकतंत्र से वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। वैश्विक कल्पना मतलब जब से ये लोकतंत्र हासिल किया है ना हमने, जब से हम लोकतंत्र को देखे हैं ना, जब से हमने लोकतंत्र को अपने देश में कायम किया है ना, तब से हमारा वैश्विक कल्पना का दायरा जो है वो भी ग्रो हुआ है। हम विश्व पटल पर विकसित हुए हैं।